नमस्कार दर्शक मित्रों, आज की ये शाम हम एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे से या मुद्दे पे बात करने वाले हैं जिसमें सच क्या है वो मीडिया से तो ज्यादातर अक्सर पता नहीं चलता, मगर जो सोशल मीडिया में खबरें आती है, कुछ ऐसी चैनलें भी है जो यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचती है, उसमें करीब करीब सच्ची खबरें छपती है या आती है। मगर आज हम उससे भी एक स्टेप आगे जा रहे हैं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार मित्र दुर्जोटी भट्टाचार्य जी अभी खुद वो विस्तारों की मुलाकात से वापस आए हैं। स्वयं को उनको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जिसको किया जाए वो इंफॉर्मेशन उनसे हम लेंगे। मैं नहीं मानता कि कोई भी चैनल इतनी तेजी से इस तरह की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएगी, क्योंकि गोदी मीडिया तो ये करता नहीं। और जो हम करने का प्रयत्न कर रहे हैं उसमें भट्टाचार्य जी जैसे अगर हमें विद्वान पत्रकार मिलते नहीं और वो जाते नहीं वहां, तो शायद ये साहस भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो स्वागत है भट्टाचार्य जी आपका। आप बहुत लंबी मुसाफरी से आए हैं, काफी अच्छे प्रदेश से आए, आप वतन में गए थे, तो हम मानते हैं कि आपके चेहरे पे भी तरोताजगी दिख रही है, आनंद दिख रहा है, तो खुश है, खुशहाल रहे। हम आपका धन्यवाद। स्वागत करते हैं। और धन्यवाद। ये धन्यवाद। जो हमारा रियल डिबेट का इशू है, वो रियल डिबेट के इशू की पूरी टीम और हमारे दर्शक मित्रों की ओर से हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप पधारे हमारे शो पे। और आज जो बताने जा रहे हैं शायद फर्स्ट हैंड अकाउंट जिसको बोलते हैं, ये हमारे दर्शक मित्रों को उपलब्ध होगा कि आखिर हो क्या रहा है, असम में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, त्रिपुरा में क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है, किस 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 दिशा में कौन बह रही है। और जो हम सुनते हैं, एक समय ऐसा था जब दो राज्यों की पुलिस आमने सामने फायरिंग में जुट गई थी। आज ऐसा समय है कि जब हिल एंड मैदानी इलाके यानी वैली इलाके से दो या तीन कुकी, नागा और माइती, ये तीनों के बीच में संघर्ष है। संघर्ष कुछ डिक्लेरेशन सरकार ने किया उसकी वजह से है। सरकार को संवेदनशीलता मालूम नहीं होगी ये मानने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार भी काफी छानबीन के बाद ही अपने निर्णय लेती है, परिपक्वता से निर्णय लेती है। तो ये संभवतः होना था, और ये हो रहा था। उसके बीच में जो भी हो रहा है, होने जा रहा है, वो क्या होगा उसका भी एक हल ढूंढने का प्रयत्न भट्टाचार्य जी के माध्यम से करेंगे। तो भट्टाचार्य साहब, ये आप जाके आए, आपकी सफर अच्छी रही होगी, मौसम भी वहां तो खुशनुमा रहता है, हरियाली है, और आप जहां से आते हैं वो विस्तारों में जाना भी एक तरह से रोमांचक होता है, क्योंकि वो बचपन की आपकी यादें वहां उसके साथ जुड़ी है, फैमिली की यादें जुड़ी है, और अपने दोस्त और यार दोस्तों की यादें भी वहां जुड़ी है। तो अपेक्षा रखते हैं कि आपका वैकेशन अच्छा रहा होगा। हालांकि आप जिस तरह के इंसान है, कोई भी सीधी सादी परिस्थिति आपको रास नहीं आती, तो आपने वो वैकेशन में भी कुछ न कुछ तो विद्योपार्जन का काम किया होगा। पत्रकार का जीव हो आप, और वहां जाके तो आप बिल्कुल चुप नहीं रह सकते। तो आप ने काफी एक्सपोजर देखा होगा, किया होगा, सुना होगा, किसी से बातचीत में परखा भी होगा। तो पहली जो आपकी रिएक्शन है नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है उसकी, वो क्या है, क्या हो रहा है उस भूभाग में इस देश के? देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे आपने बताया कि उथल-पथल है, और ये उथल-पथल जो है, ये उस अंचल के लिए कोई नई बात तो है नहीं।
सालों से चलता आ रहा है। और जहाँ तक आज की स्थिति है, अगले साल चुनाव है, तो कई जगहों पे इसको फ़ुएल किया जा रहा है, कोई वजह से फ़ुएल किया जा रहा है। मणिपुर की कहानी थोड़ी-सी अलग है, लेकिन जो कहानी का जो मूल स्रोत है, उससे बहुत अलग नहीं है। तो जब भी हम मणिपुर को या मेघालय को या मिज़ोरम को हम समझने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि हमें पहले असम को समझना ज़रूरी होता है। क्योंकि उत्तर-पूर्वीय राज्यों की जो राजनीति है, उसके गंगोत्री असम से निकलती है। और असम ने उत्तर-पूर्व की दिशा तय की है, दशा तय की है। तो जब भी हम इस मामले में बात करना क्योंकि हम मणिपुर के बारे में तो सारा देश जानता है, लेकिन अभी असम में भी एक तरह से उथल-पथल चल रहा है। और वो उथल-पथल इसलिए चल रहा है क्योंकि वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ है वो डिलिमिट किया गया है, डिलिमिटेशन हुई है। खैर वो एक सांविधानिक प्रक्रिया है जिससे हर स्टेट को और पूरे देश को गुजरना पड़ता है। लेकिन वहाँ पे एक अजीब स्थिति ऐसी बनी हुई है कि 126 जो असेंबली सीट्स है, उसमें वहाँ के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि 102 सीट में भूमिपुत्रों की इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहेंगे। सवाल ये खड़ा होता है कि भाई बाकी सीट में क्या भूमिपुत्र नहीं है? वो ये भी कह रहे हैं कि अगर ये डिलिमिटेशन का जो ड्राफ्ट सामने आया है, अगर वो फाइनलाइज होता है तो अगले 50 साल तक कांग्रेस रोती रहेगी। तो ऐसे सेंटेंसेस के बाद 3-4 चीज़ें खड़ी हो जाती है। पहली कि जो हमारे संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस है, इलेक्शन कमीशन है, उसकी निरपेक्षता पे एक बहुत बड़ी सवाल हो जाती है। दूसरी सवाल ये खड़ी होती है कि ये कहाँ से हो रहा है? क्या ये संवैधानिक प्रक्रिया मूलतः एक राजनैतिक प्रक्रिया है? और तीसरी, जो सबसे गड़बड़ वाली बात है, देखिए मिज़ोरम और मणिपुर से सटा हुआ जो बंगाली मेजॉरिटी में डिस्ट्रिक्ट्स है, पॉपुलेशन हर जगह बढ़ी है, लेकिन वहाँ से सीटें कम कर दी गई है। और वो सीटें ले जाके अपर असम में जोड़ दी गई। अब ज़ाहिर-सी बात है कि डिलिमिटेशन प्रक्रिया जो है वो पॉपुलेशन की बढ़ना घटना उस हिसाब से होता है, तो जहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वहाँ पे आप कम कैसे कर सकते हो? लेकिन उसकी कोई सही ठोस जवाब लोगों को मिली नहीं। तो इसके चलते लास्ट मंडे ये तीनों डिस्ट्रिक्ट्स बंद रहे। वहाँ पे बंद का ऐलान किया गया। वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, जो बीजेपी के सांसद है, जो एमएलएज है, वो मुख्यमंत्री से मिलने गए और वहाँ के लोकल मीडिया के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि उन्हें डांट दिए गए। मुख्यमंत्री ने उन्हें डांटा इसलिए। तो ये क्यों हो रहा है? अब ये मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसकी जड़ कुछ 150 साल पुराना है और वहां से आज तक असम को निजात नहीं मिली है। अब असम की जो राजनीति है, उसकी मूल स्रोत बेसिकली
जो उसकी जो आधार है, दैट इज ऑलवेज बीन द फियर ऑफ द अदर, एंड इन आसाम्स केस इट हैज बीन द फियर ऑफ बंगालीज। जैसे कि मैं पहले भी मैं कई बार कह चुका हूं कि आफ्टर 1826 में यांडरबू ट्रीटी के बाद जब असम ब्रिटिश ने एनेक्स किया, तो उसको रेवेन्यू वायबल करने के लिए बंगाल के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स असम के साथ जोड़ दिए गए थे। तो जाहिर सी बात है कि the Bengali population that was exposed to European education, they had dominated the government positions. तो इसको लेके एक असंतोष पैदा हुआ। 1873 में ये डिस्ट्रिक्ट्स को अलग किया गया, लेकिन ये जो डर था इसको असमीज पॉलिटिशियंस ने बड़ी अच्छी तरीके से भुनाया। अब इसका एक मैं आपको आज, एंड दिस इज वेरी पॉलिटिकली इनकरेक्ट टू से दिस, बट सिंस आई एम सेइंग दिस आई शैल गिव यू एनफ हिस्टोरिकल एविडेंसेस टू सपोर्ट व्हाट आई एम सेइंग। देखिए 1937 में जब जवाहरलाल नेहरू असम में कैंपेन करने गए, तो वहां पे उनको 2 मेमोरेंडम दिए गए। एक असमिया संरक्षणी खबर और दूसरा असमिया डेका दल। इन दोनों ने नेहरू जी को 2 मेमोरेंडम दिए। तो असमिया संरक्षणी सभा ने जो नेहरू जी को लिखा था, उसमें से मैं एक छोटा टुकड़ा आपको कोट कर रहा हूँ। As a means of saving the Assamese race from extinction, a considerable section of Assamese intelligentsia have even expressed their minds in favor of secession of Assam from India. दूसरा जो असम डेका दल ने दिया, इसमें एक डिटेल्ड प्रोग्राम दिया गया कि कैसे असमीज को बचाया जाए, असम को बचाया जाए। तो इनमें से 4 मेजर्स ऐसे थे। एक, जो सिलेट डिस्ट्रिक्ट था उसको असम से बंगाल में ट्रांसफर किया जाए। दूसरा, जो बंगाल पॉपुलेशन जो ब्रह्मपुत्र वैली में माइग्रेशन हो रहा था उसको टोटल बैन किया जाए एटलीस्ट 20 साल के लिए। और तीसरा कि a strict naturalization laws for resident Bengali immigrants. Now that is a very very tricky sentence, naturalization. अब ये जो माइग्रेशन हो रहा था जिसको लेके इनका इतना डर था, ये क्यों था? ये इसलिए था क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र वैली था, उपजाऊ वैली था, उसमें कल्टीवेशन करने की जो बेसिक स्किल्स था that was lacking, and therefore Mymensingh and adjoining areas still agricultural laborers were being taken there. खैर, नेहरू जी did not really agree to this. तो इनका सेंटेंस, तो एपीसीसी को उन्होंने जो लिखा, इसमें आई एम अगेन कोटिंग, indeed even from the point of view of developing Assam and making it a wealthier province, immigration is desirable. खैर, नेहरू जी के बात पे बहुत ज्यादा तवज्जो असम कांग्रेस ने दी नहीं, और असम कांग्रेस ऑन इट्स ओन took a position कि they are the savior of Assamese nationality। और 1945 में इनका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो आया, वहां पे इन लोगों ने बड़ी साफ लिख दी कि unless the province of Assam is organized on the basis of Assamese language and Assamese culture, the survival of Assamese nationality and culture will become impossible. The inclusion of Bengali-speaking Sylhet and Kachar and immigration of or importation of lakhs of Bengali settlers on wastelands have been threatening to destroy the distinctiveness of Assam and has in practice caused many disorders in administration. ये रही 1945 की बात।
तो ये चल रहा था। फिर जब इंडिपेंडेंस की राइट बिफोर इंडिपेंडेंस ऑन जुलाई 1947 अबाउट 15 अगस्त के 20-25 दिन पहले, one of the noted literator Birinchi Kumar Borua wrote, "Eternal vigilance is the price of liberty. Culturally, racially, linguistically, every non-Assamese is a foreigner in Assam. In this connection, we must bear in mind that Assam, from the very ancient time, was never formed a part of India." आजादी के तुरंत बाद 27 अगस्त 1947 शिलोंग टाइम्स, शिलोंग उन दिनों आसाम का कैपिटल हुआ करता था, तो शिलोंग टाइम्स कैरिड अ स्टेटमेंट जो 4 असमीज जातीय महासभा ने उसमें एक स्टेटमेंट दिया. लेट मी अगेन कोट दैट. With Sylhet joining Pakistan, Assam has grown smaller in area but attained greater homogeneity, which has prompted Assam to be free and sovereign. From the days of antiquity, Assam was not only free, but indomitable to power. When the Assam Congress and public agitated against the grouping of Assam with Bengal, it was Mahatma Gandhi himself who said that Assam should resist this against the whole world. But now she is grouped with the rest of India, mightier force than the other. Assam's sovereignty was a fact ages ago, and it should be the future. Now, ये सारी चीजें मैं इसलिए कोट कर रहा हूं कि this is what has formed the backbone of Assam politics and their understanding of politics. And till date, it has not changed. वो कहीं पे कोई परिवर्तन नहीं आया है. 4th January 1948, Assam Tribune लिखता है, again one of the most important newspaper of Assam till date. A meeting of the Ahom Jatiya Mahasabha Kamrup branch was held on the 1st January in the Churchfield to discuss the development in the country in all aspects. The president expressed the view that Assam should come out of Indian Union and become an independent country like Burma or any other country. फिर अंबिका गिरी रॉय चौधरी, जनरल सेक्रेटरी अहोम जातीय महासभा, sent a telegram from Jorhat to Aliba Imti, the president of Naga Council of Kohima. अब राय चौधरी उनके टेलीग्राम में ये लिखते हैं कि अहोम जातीय महासभा वर्कर्स जोरहाट में मिले हैं and they have expressed their fullest sympathy with the Naga brothers' stand for self-determination. अब सिलेट रेफरेंडम हुआ. इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो टी गार्डन लेबरर्स थे उनसे वोटिंग राइट्स छीन लिए गए. People who wanted to stay in India, they were bullied, they were muted, they were stopped from voting, and large scale rigging happened. In fact, बड़ी दिलचस्प यह है कि मुस्लिम समाज की एक बड़ी तबका they went all out to say कि हमें हिंदुस्तान में रहना है. उन लोगों ने पैम्फलेट्स इश्यू किए, बहुत सारे कोशिश की, लेकिन कुछ हुआ नहीं. और इसमें दीदन असम चीफ मिनिस्टर गोपीनाथ बरदली जी के बड़ा रोल था. तो खैर जो हुआ सो हुआ. सिलेट डिस्ट्रिक्ट को पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया गया. तो इसके बाद असम ट्रिब्यून में जो लिखा गया, that's again something very interesting. The Assamese public seemed to feel relieved of a burden.
That came on 21st July 1947. But the most खैर ये गया न्यूज़पेपर की बात। सरकार ने क्या किया? असम का पहला गवर्नर सर अकबर हैदरी जब 5 सितंबर 1947 में जब प्रोविंशियल कांग्रेस कैबिनेट के बिहाफ से असेंबली में अपना लेक्चर दे रहे थे, then he said something, and that is very, very interesting. The natives of Assam are now masters of their own house. They have a government which is both responsible and responsible to them. The Bengali no longer has the power, even if he had the will, to impose anything on the people of these hills and valleys which constitute Assam. 4th May 1948, गोपीनाथ बरदोलोई ने एक सर्कुलर निकाले, अगेन रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सर्कुलर था. आई एम अगेन कोटिंग. Quote, in view of the emergency created by the influx of refugees into the province from East Pakistan territories, and in order to preserve peace, tranquility, and social equilibrium in the towns and villages, the government reiterates its policy that settlement of land should be in no circumstances made with the persons who are not indigenous to the province. The non-indigenous inhabitants of the province should include, for the purpose of land settlement during the present emergency, persons who are non-Assamese settlers in Assam, though they already have lands and houses of their own and have made Assam their homes for all intents and purposes. So, ये जो एक एनिमोसिटी था, इसी को परपेचुएट किया गया, जो असम ने पहले दे टारगेटेड इट टुवर्ड्स बंगाली, बट दिस process of cleaving continued, and gradually when they wanted to establish the greater Assamese identities, Sare states they revolted, the smaller communities, and we had all these smaller states like Manipur, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya coming out of the whole thing. लेकिन बीज वहां से आती है कि आपकी जो पूरी राजनीति है वो डर के आधार पे है. इसीलिए जो है हमें आज के तारीख में जब मणिपुर का ये घटना चल रहा था, तो काफी सारे कुकीज भाग के शिलोंग चले गए. अब शिलोंग जब गए तो उनको घर मिलने में दिक्कत होने लगी, बिकॉज इवन दो दे आर क्रिश्चियंस, एंड कुछ लोगों को इसको एक रिलीजियस कलर देने की बहुत चेष्टा हो रही है, लेकिन क्रिश्चियन मेघालय में इनको घर नहीं मिला, क्योंकि वहाँ के रोंगबास नॉन्स जो है ये कर दिए कि भाई आपको इनको घर रेंट पे नहीं देना है, एंड हंड्रेड्स ऑफ देम. सो ये एक फलसफा ये हो रहा है कि भाई आपके जो असम के मणिपुर, द कुकीज एंड द मार्स, दे आर माइग्रेटिंग टू असम. तो यहाँ की डेमोग्राफी पलट रहा है. और आज के तारीख में असम में क्या हो रहा है, असम की जो पूरी डिलिमिटेशन प्रक्रिया जैसे मैंने पहले बताया, वो भी आज भी this is being targeted against a certain community, essentially to consolidate the core Assamese voters based on their cultural insecurity. तो असम को अगर हम देखने जाए, नॉर्थ ईस्ट को अगर हम देखने जाए, तो ये डर की राजनीति जो है उसको हमें पहले समझना पड़ेगा. हालांकि ऐसा नहीं है कि बाकी राज्यों में कोई और मुद्दे नहीं है, वहां पे जरूर बहुत ढेर सारे और भी मुद्दे हैं
जो which are it's extremely layered. It's there are several other forces working, but the core of it is the politics of insecurity. It is the politics of fear that defines the contour of the politics in that part of the country. जब आप कहते हैं भट्टाचार्य साहब कि इट इज पॉलिटिक्स ऑफ इनसिक्योरिटी एंड पॉलिटिक्स ऑफ फियर, तो ये इनसिक्योरिटी की वजह क्या है? क्या इनसिक्योरिटी कोई मान्यताओं पे आधारित है? इनसिक्योरिटी कोई अनुभव पे आधारित है? इनसिक्योरिटी कोई क्लैश के आधारित है? इनसिक्योरिटी सिर्फ मानसिक है, एक भय है जैसे आप बता रहे हैं, तो ये किस वजह से इनसिक्योरिटी है? और जब इनसिक्योरिटी है और फीलिंग ऑफ फियर है, तो राजनीति ऑब्वियसली उसके ऊपर होगी, और वो हो भी रही है कि ये हम बचाएंगे, ये मार डालेगा, ये है वो है, जो भारत में भी छोटे मोटे तौर पे अक्सर चलती रहती है। मगर ये जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मैं समझता हूँ कि मणिपुर का पॉपुलेशन तो लेस देन 40 लाख है, तो उसमें ये स्वाभाविक है कि एक डर का माहौल हो। मगर दूसरी बात मैं नहीं समझ पाया कि क्रिश्चियंस ऑल्सो डिड नॉट एग्री टू रेंट देयर प्रीमाइसेस और एकोमोडेशन टू द माइग्रेटिंग क्रिश्चियंस। उसकी वजह क्या है? देखिए, डर की राजनीति, ये जो कल्चरल इनसिक्योरिटी की बात मैं कर रहा हूं, दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। ये पहली चीज है। तो ये एंड दिस इज अ वेरी वेरी पोटेंट पॉलिटिकल टूल जिसको कोई मरने देना नहीं चाहता है। तो ये 150 साल पुराना जो इनसिक्योरिटी है, इसको कभी एड्रेस करने की कोशिश हुई नहीं है। ये पहली चीज है। दूसरी चीज है कि इंडिपेंडेंस के बाद जब इन मसलों को डील किया जा रहा था, तो हमने देखा कि आइसोलेशनिस्ट मेजर्स दिल्ली में तय हुए, जैसे 6th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल अदर। ILP जो था, जो ब्रिटिश बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर एक्ट 1873 का जो था, जो बेसिकली ट्राइबल्स को मेनलैंड से अलग रखने की एक हथियार था, उसको हटाने की कोई प्रयत्न किए ही नहीं गए, बल्कि उसको रखा गया। और इसके बाद आज की सरकार ने मणिपुर को ILP दे दिया 2019 में, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये आइसोलेट किया गया, जानबूझ के एक और स्टेट को मेन स्ट्रीम इंडिया से आइसोलेट किया गया। आप अरुणाचल जाते हैं तो आपको इनर लाइन परमिट लेनी पड़ती है, आप मिजोरम जाते हैं तो आपको इनर लाइन परमिट लेनी पड़ती है। फॉर अ फ्री सिटीजन ऑफ इंडिया, he needs a permission from a state to enter that Indian state to enter that state. So that is one thing that's Yes. happening. On the other hand, हमें ये भी I experienced it when I was given the assignment for preparing a strategy for northeastern states development on instance from Dr. Jayachandra Singh, who was Ministry of Chemicals में MOS थे। तो I was shocked to know at my dismay कि यहाँ जाने के लिए परमिशन चाहिए, और वो परमिशन वाला जो पूरा मसला है, वो जापानीज वहाँ आना जाए, वो भय से प्रेरित होके वो लोग कहे कि भारत के सामने लड़ रहे थे तो यहाँ आना जाए, इसलिए ब्रिटिशर्स ने किया था। मगर उसके बाद हमारी सरकार भी उसके साथ चलती रही। वैसे दूसरी कलम है 371, ये दोनों के बारे में क्या कहना है? हम भी ऐसे ही निर्णय लेते हैं जैसे कश्मीर में 370 दूर करते हैं, और यहाँ सिमिलर क्लॉज लाइक 371 उसको हम टच करना नहीं चाहते। देखिए, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जो मिजोरम या नागालैंड में जो इनर लाइन परमिट था, दैट वाज बेसिकली टू प्रोटेक्ट द subjects of the crown, because these were the head hunting communities, the Mizos, the
नागाज में से कई सारे कम्युनिटीज जो हेड हंटर्स थे, दे वुड कम डाउन टू फ्रॉम द हिल्स टू द प्लेन्स, प्लंडर विलेजेस, किल पीपल, कलेक्ट हेड्स एंड गो बैक। तो ब्रिटिश सब्जेक्ट जो है वो वहां पे न जा पाए, इसीलिए ये एक्ट प्रोमलगेट किया गया था। ये पहली बात है। दैट हैपेंड इन 1873। लेकिन इसके बाद इसके फायदे जो है, इनको अपना सेंचुरी मिल गया और वो उसमें खुश थे, और इसको बाकी धीरे धीरे इसको कोई छोड़ना नहीं चाह रहा था, और फिर छोटे छोटे स्टेट जो है वो अपने लिए ये डिमांड करने लगे। जैसे आज की तारीख में मेघालय में इसके लिए बड़ी डिमांड्स हो रही है। दूसरा एक और चीज है जो सिक्स शेड्यूल। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा प्रियम्बल में द फर्स्ट सेंटेंस दैट वी हैव इज दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट? अगर आप सिक्स शेड्यूल देखते हैं, then we the people of India are completely absent in that constitution, in that schedule, because it is always about the indigenous people living in that thing. And ये जान के आपको ताज्जुब होगा कि कम से कम शिलोंग में तो ये मेघालय में तो ये इट इज बीन अ पर्सनल एक्सपीरियंस कि जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है उसके इलेक्शन में कोई नॉन ट्राइबल अपना वोट नहीं दे सकता। Now, how? I mean, it may be legally correct, but the question remains, how legally moral is that? That a citizen of the country, a voter of the country, cannot elect his representative in the elected bodies in certain parts of the country. तो ये जो आइसोलेशनिज्म हुआ है उससे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को काफी सारा बोल्स्टर किया है। ये पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था कि व्हाई द क्रिश्चियन खासिस आर नॉट रेंटिंग देयर हाउसेस टू कुकीज, क्योंकि वहां का मुद्दा जो है वो रिलीजियस है ही नहीं। The Meiteis are fighting the Kukis on a communal basis, purely on a communal basis, और इसके पीछे कई सारे reasons हैं। Because I spoke to a range of Kuki journalists and scholars, और एक चीज जो उभर के सामने आया हुआ है कि ये बेसिकली लैंड राइट्स की बात है। बिकॉज अगेन दिस इज द सेम सिक्स्थ शेड्यूल जो कुकीज को, जो कुकी मार कम्युनिटीज को शेड्यूल ट्राइब के दर्जा देता है, और जो कि तकरीबन 90% ऑफ मणिपुर लैंड एरिया डोमिनेट में रहते हैं, एंड दोज एरियाज आर प्रोटेक्टेड फॉर देम। सो a Meitei living in the plains area cannot buy land there. The moment they get this reservation, they'll be entitled to buy land there. वहां पे वो जमीन खरीद सकते हैं, और यहीं पे बात जाके वहीं पे अटक जाता है। तो इस अब क्योंकि मैतेइज के एक बड़ा तबका जो है वो वैष्णव बन गया था, तो इसका फायदा उठाया जा रहा है और इसको हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन के रंग दिया जा रहा है। लेकिन हालात सच्चाई यह है कि इसमें कोई रिलीजियस कलर है ही नहीं। दूसरी चीज यह है कि दिस स्टेट ऑल्सो is the India's gateway to the Golden Triangle. So narcotics is a very, very important factor in the entire violence in Manipur. Now, cookies, for a long time, a lot of number of cookies have been involved in little bit of cultivation of poppy and couriers of narcotics in that area. अब ट्रेड फैल रहा है, सो अगर बट cookie journalist had a very interesting sentence to throw at me
दैट देखिए ये जो कल्टीवेशन हो रहा है या जो कुरियर्स है, दे आर अ वेरी स्मॉल प्लेयर। बाकी मेनलैंड से इसको जोड़ना तो मणिपुर के प्लेन से हो रहा है, और वहाँ पे तो सिर्फ कुकीज़ है नहीं, वहाँ पे तो कई सारे और भी मेथीज़ आर देयर एंड देयर आर अदर इंटरेस्ट्स आल्सो इन्वॉल्व्ड। तो फिर सिर्फ एक ही कम्युनिटी पे ये क्यों ये धब्बा क्यों लगे? मेघालय में जो जब ये हुआ, तो जहाँ तक मेरा मानना है कि this is essentially to the fear of one, fear of narcotics trade, and two, any possibility of changing demography, जिसके लिए ये डिक्टेट इशू किया गया है। क्योंकि आसाम में मणिपुर के बॉर्डरिंग विलेजेस में मैं खुद गया हूँ, और काफ़ी जगह से मुझे ये सुनने को आया है कि दैट पीपल हु द कुकीज़ हु हैव come to the relief camps in the Assam villages have eventually evaporated from there, which means they settled in other areas in Assam. तो ये एक डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, एंड वहाँ पे स्थिति जो है कई जगह पे काफ़ी नाजुक हो चुकी है। तो इसके चलते अगर मेघालय में ये हुआ है तो इसमें कोई तज्जुब की बात तो है नहीं, and that is why it is not a religious issue. It has never been a religious issue. It has always been a purely communal identity thing. Again, I go back to the Assam thing. जैसे असम के सारे एजिटेशन, सारे वायलेंसेस has never been nothing to do with religion. उसमें बट इफ हर यू लुक एट भट्टाचार्य साहब, अगर आप देखें तो इवन प्री फ्रीडम इंडिया used to be a major supplier of opium, and one of the major exporters of opium were few leading families from Gujarat also. That the stuff came from the hinterlands right up to the Afghanistan. So ये तो भारत का पुराना कौशल्य है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि it gets evaporated overnight? It couldn't have done. It couldn't have been so. तो एक तो ये है, दूसरा हम जो थिक यानी रफ काइंड ऑफ क्लॉथ एक्सपोर्ट करते थे, वो बदल गया। अब नाउ दे रिप्लेस्ड इट विद सम अदर सप्लायर्स। बट अफीम तो अभी भी इंडिया में भी काफी चल इसका बिल्कुल बनती चलन है, है। तो बिल्कुल बनती है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर वहाँ ये है नार्कोटिक्स, तो नार्कोटिक्स तो इट सर्वाइव्स ऑन ब्लड मनी। देखिए आपको मैं याद दिला दूं, 2020 में there was this senior police officer, her name was थौजम बृंदा, जिन्होंने अपना गैलेंट्री अवार्ड मणिपुर में वापस किए थे, एंड she had alleged that the incumbent chief minister Biren Singh had pressurized her to release a drug lord. तो नारकोटिक्स की जो एंट्री है वो पॉलिटिकल स्तर पे कहीं ना कहीं, आई मीन हाउएवर द डिनायल्स केम इन, वो चीज़ें डिनाई हुई है, बट कहीं ना कहीं कई स्तरों में ये इसका पर्कुलेशन हुआ है। ड्रग मनी हैज पर्कुलेटेड इनटू वेरियस लेयर्स ऑफ द सोसाइटी, एंड दैट इज बिग अमाउंट ऑफ मनी। सो ऑब्वियसली दैट विल हैव इट्स ओन गेम। और आज की तारीख में जो हमें वहां पे हम देख रहे हैं, उसमें इसका भी एक हिस्सा जरूर है। But then that's not certainly all of it. There's much more to it, because I mean, when we look at Northeast, it has never been one issue, but it's a juxtaposition of many issues together. It's extremely layered. But then what is the way out?
That's a very difficult question to answer for the simple reason कि ये जो विश्व वृक्ष की खेती हुई है इतने सालों से, that insecurity has been fueled and benefited from, I do not see a overnight change from this. But what I do see कि बड़े, I mean, there would be more partitions, छोटे छोटे और स्टेट्स में ये बंटते जाएंगे, ये बटेंगे. जैसे असम में right now there is a demand for I mean a growing demand for a separate state for बोडोलैंड का ऑलरेडी अब देख रहे हैं. फिर बराक वैली में देयर इज अगेन अ डिमांड दैट इज इमर्जिंग. तो ऐसे छोटे छोटे डिमांड्स बढ़ते जाएंगे बिकॉज द मोर दे वांट टू impose a certain identity, people will revolt against it, people will move it out. तो ये एक चीज होता जाएगा. दूसरी चीज है कि ये आइसोलेशनिस्ट मेजर्स जो है, I do not see any government actually taking a stand and doing away with them. आपका आर्टिकल 371 हो या 6 शेड्यूल हो या ILP हो, क्योंकि जब तक ये सारे रहेंगे तब तक ये भारतीय मूल धारा से जोड़ नहीं पाएंगे. और जब तक ये जुड़ा नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि ये टर्बुलेंस से हमें निजात मिलने वाली है. But do you think they can be sort of intertwined or joined with the mainstream India? What is it that is preventing it? What India can do to see that they are given whatever assurances they need and brought into a fold, or it is a gone case? It's certainly not a gone case. It is not a gone case, but we need to do a lot of things. One, to understand it and to be clear in our minds that do we really want to resolve it. Because ऐसा तो हो नहीं सकता कि पिछले 75 सालों में हम इसको रिजॉल्व कर नहीं पाए. Not because we could not do it. So there is certainly somewhere a lack of political will that is responsible, or we wanted to leave it a little disturbed for some reasons. As we saw कि अरुणाचल के रास्ते आप इतने खराब करके रख दो कि कोई जा नहीं पाए, which however is changing today. But the whole point comes back to the same thing, that do we want it unresolved? Because if we do, then God help us. Then God help us. Because the way we have kept it unresolved, we have also left a huge door open for a lot of things to enter into our country. But what is the situation that side? You know, people say that there is no formal border between Myanmar and India. People keep coming and going freely. Yes, that is true. Chinese also have captured a large chunk of Arunachal Pradesh's part, and there also, you know, they are coming and going excesses more or less frequent and free. और रास्ते भी है जो बंदरी मार्गों से भी लोग आते जाते हैं. तो ये है क्या, वो इसको आप सिर्फ कैसे कर पाओगे? देखिए, जहां तक म्यांमार के बॉर्डर है, दिस इज डेफिनेटली पोरस एंड पीपल आर फ्लडिंग इन. People are flooding in. There is absolutely no doubt about it. People are moving from through Mizoram, through Manipur, and now that the state is in a restive condition, people are moving in with arms. People are moving in with various ideas, nefarious intentions, and they're settling in India. ये हो रहा है. जहां तक अरुणाचल की बात है, वहां पे भी वो इलाका जो है बहुत ही दुर्गम है. सो इवन इफ देयर हैज बीन टाइटनिंग ऑफ बॉर्डर पेट्रोलिंग,
कई जगह ऐसी है जहाँ पे घुसनखोरी हो रही है, और जो सलामी स्लाइसिंग है चाइना का, वो हो रहा है। सो स्थिति जो बॉर्डर की स्थिति है वो यही है। और नाउ इफ सच क्या है इसमें? हमारे रक्षा मंत्री जी कहते हैं कि कुछ भी जमीन चाइना ने नहीं दबोची। हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी सर्विसेज हैं, वो कहते हैं कि हाँ, ये अरुणाचल और गलवा और शौक विस्तार में चाइना ने कुछ जमीन हमारी दबोच के बैठे हैं, और उसके लिए जो मंत्रालय होनी चाहिए वो मंत्रालय चल रही है। तो सही क्या बात है? देखिए, हम जैसे लोग जो है ना वो बीच में फंसे हुए हैं, क्योंकि हमें दोनों तरफ का सुनाई पड़ता है। अब रक्षा मंत्री और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, दे ऑल आर रिस्पेक्टेबल पीपल, एंड ऑब्वियसली they know what they are saying. I'm sure they completely know what they are saying. But because they are respectable, they can talk differently on the same issue, where a very sensitive issue regarding the defense of the country is involved, or infiltration in the country is involved. I salute them, being very respected, very respectable, Sir, everything. I shall remind you of Mark Antony's speech in Julius Caesar, as Shakespeare had written. I mean, and I would leave it there. They are certainly very, very respectable people, and they know, they must be knowing what they're saying. लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब आप उन इलाकों में जाते हैं और लोगों से मिलते हैं, तो आपको एक अलग ही पिक्चर देखने को मिलता है, और वो पिक्चर, आई एम सॉरी, इट इज नॉट एज रोजिएड as our honorable defense minister or our chief of army staff would want us to believe. So, well, we are caught between the horns of this dilemma, and I don't know how we shall walk out of it. Because ज़मीनी सच्चाई जो हमें दिखता है वो खैर कुछ और ही है, और जो हम सुन रहे हैं वो कुछ और ही है। तो हम इसी के बीचों बीच फंसे हुए हैं सर। फिर से मैत्री पे आते हैं जी। जहां तक पॉलिटिकल डोमिनेंस का सवाल है, there are a number of mighty chief ministers. They had a strong presence in the local politics. That despite why they could not sort out their issues, which they feel that even today are remaining uncertain, and they want to sort out now. ये क्या रीजन है इसका? देखिए, इसमें दिस वाज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब, क्योंकि मैं जो मणिपुर की राजनीति है वो लहूलुहान रही है। We had seen fights between the Kukis and the Nagas. We have seen the fight between the Mars and the rest of the Mars and Meiteis. तो ये लड़ाई चलती रही है। तो और इतनी ही, this has been such a bloody history that nobody actually dared to touch that area, because this would have had this bloody backlash that now it is having. Somehow अब ये इसको किया गया है, और ये किया गया है probably with the best of political intentions, but the worst of possible results, because ये जो अब कुकी मैतीज की जो लड़ाई अब छिड़ गई है, this would continue for a long time. This is not going to die down. Long time means I don't know. देखिए, असम के जो मुख्यमंत्री है वो कह रहे हैं कि अगले 7 से 10 दिन में सिचुएशन बदल जाएगी, चीज़ें, and things are being taken care of.
but the sentiments are hurt, people are wounded, and people's interests at their very core are threatened. So ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी ये हो सुधरने वाली है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि How would you make out? How would you make out to Rahul Gandhi's visit to this area, Manipur and around? देखिए राहुल गांधी की जो विजिट है उसमें कांग्रेस को वहां पे बहुत ज्यादा फायदा होगा, वो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन राहुल गांधी की फायदा इस बात की है that he dared to go where others did not. He dared to speak about things where others did not. Others maintained a very, very studied silence. So that puts him on a much better, much stronger pedestal. So he has done a smart thing. लेकिन जहां तक उत्तर पूर्व की बात है, जहां तक जो I do not see him making much of a dent there. But on a globally and nationally, I mean, his move definitely made a much better sense than anything else. Are you trying to say that it was more of a of a kind of a polishing up nature rather than the real solid stuff? See, what I just said was about the political impact of it. And definitely, as we see today, Mr. Gandhi is out to, one, to erase an image that was projected and rebuild his image. So I definitely look at it as a image makeover exercise and a So good one. as a cosmetics, it will help him looking better. That's what you are trying to say. It certainly will. It certainly will. But more Okay. than that, I have my doubts. जी ये जो चीफ मिनिस्टर है मणिपुर के, जी वो ये नाटकबाजी क्यों करते हैं? कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं करता, रेजिग्नेशन लिखता है, फिर बाहर निकलता है, उसके हाथ से छीन जाता है, वो लेडीज उसका फाड़ देती है, फिर वो थोड़े समय के बाद फिर डिक्लेयर करता है कि मैं रिजाइन नहीं करने वाला हूँ। तो I mean, is this the impact of kind of complications he's facing, or this was pure drama, script of which must have been written in Delhi? Your clear, specific opinion, please. देखिए हम इतिहास से नहीं सीखते, ये शायद कहना ठीक नहीं है। हम इतिहास से वही सीखते हैं जो हमें हमारा इंटरेस्ट सर्व कर लेता है, मे बी फॉर शॉर्ट टर्म। 44 BC जब जूलियस सीजर assumed the dictatorship of Rome, Mark Antony offered him the crown, right? And Marcus Tullius Cicero had written a brilliant, I mean, much later when he wrote about it, कि आपने उनको crown दिया, and people groaned, and you took and Caesar refused it. तो आपने वो क्राउन तो सड़क से उठा के लाए नहीं थे, आपने तो कुछ सोच समझ के ही लेके आए थे ना, और आपने डिसाइड कर लिया कि भाई रोम की जनता जो है वो गणतंत्र नहीं चाहती, वो एक सम्राट चाहती है, और आपने सम्राट बना दिया। सीजर ने रिफ्यूज की, एक बार, दो बार, तीन बार, एंड देन फाइनली ही एक्सेप्टेड।
तो वीरेंद्र सिंह के साथ ये हादसा मुझे वही उसी का याद दिला दिया कि वो रिफ्यूजल और एक्सेप्टेंस की जो खेल था वही विडंबना वहां पे भी हमें देखने को मिला। खैर, सीजर की इतिहास तो वहां पे खत्म नहीं हुई थी। यानी वो प्री रिटन स्क्रिप्ट नहीं थी। That was certainly a pre-written script. That's exactly what I'm saying. That just the way, I mean, in going by Cicero's writing, that Antony and Caesar had scripted the drama, that the crown would be offered and he would refuse over and over again and they finally accept it. Mr. Singh just did the same thing. But then again, if that has been the inspiration, the inspirational story did not end there. So crown should be substituted by resignation, or crown should be substituted by crown only. As I said, sir, हम इतिहास से वही सीखते हैं जो हमें सीखना हमारे लिए हमें अच्छा लगता है। यही तो है। हर्बर्ट स्पेंसर तो ये कहता है कि हम इतिहास से कुछ सीखते ही नहीं। नहीं सर, हम इतिहास से गलत चीजें हमेशा सीख लेते हैं। अच्छा, तो ये इसमें इतिहास से गलत चीज कौन सी हुई? His hesitant resignation or his hesitant re-acceptance? The way I see this, the both are interlinked and one is just the half of the other. So ये Which one is the better half in that case? Obviously the later one. Okay. Good. For him. तो उसका मतलब बीरेंद्र सिंह रहेगा वहां, unless he is kicked out. He will be there. He will be there. I do not see any reason for him to go getting out. He being there, you expect the agitation to end. No, I don't. I don't. And that's So it will be a exactly why long I said, time. It will be a long drawn battle. that's exactly what I said, that I do not see a resolution of the issue anytime soon. It might worsen or it will continue on a status quo. It will simmer. It will simmer. There will be sporadic incidences. Maybe for some time it will go underground, but will surface again, just the way it happens. Northeast की जो तासीर रही है, बिकॉज खाई तो बन चुकी है और उसको जोड़ने की कोई कोशिश तो हो नहीं रही है और होगी भी नहीं। मुझे लग नहीं रहा है कि कोई होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में तो ये चलता रहेगा। वो ना जुड़े उसमें किसको इंटरेस्ट है? That is difficult to say at this point, but जुड़ने की कोई कोशिश नहीं हो रही है, वो दिख रहा है। और हालांकि अगले साल चुनाव है, तो हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन एंड क्रिश्चियंस are paying for being who they are narrative would obviously benefit the ruling dispensation. So, well, that is where it stands. I do not see any. Are you trying to say that the ruling dispensation, which is connected with Delhi, will for a while take a role of anti-Hindu mentality? No, it certainly not. What I'm saying is that a Hindu versus Christian narrative जो चल रहा है वहाँ पे, it helps consolidate Hindu voters across the country, doesn't it? And that's exactly what would be exploited. I mean, why shouldn't it be exploited? क्योंकि विभाजन की राजनीति ही अगर हो रही है तो ये एक बढ़िया मुद्दा है। दो रीजन से मैं इससे थोड़ा असहमत हूँ। आपसे असहमत होना तो इसे बहुत दुष्कर कार्य है, मगर
पहले तो ये हम आसाम को क्या जानते थे? आसाम यानी हमारी पेट्रोलियम रिफाइनरी एंड डिगवाई। आसाम का मतलब था टी गार्डन्स, आसाम का मतलब था ब्रह्मपुत्र, और आसाम का मतलब था चेरापूंजी। अब अलग अलग जगहों पे है। इसको छोड़ के आसाम के बारे में इतना सारा नॉलेज देश के किसी भाग में सेंसिटिविटी खड़ी करे, वो मैं नहीं मानता कि होगा। और अगर हुआ तो इट विल सच a large scale problem that even ruling party would not have wished that to happen, because it can have a counter effect also. तो ये मैं मानता हूँ कि ये जो है मणिपुर वाला, वो रहेगा वहाँ। जैसे वो धुआं निकलता रहता है, ना आग बुझती है ना धुआं बंद होता है, ये शायद चलता रहे, जी ऐसा बिल्कुल, मैं वही भविष्य। वही तो वही मैं कह रहा था। आई मीन मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ कि ये सिमर करता रहेगा। इट विल कीप ऑन सिमरिंग बिकॉज दिस नैरेटिव would be exported to the rest of the country ahead of election and exploited a Hindu versus Christian narrative that would help certain political interests and let it be. I feel the other way around, because unlike the minority, Christians cannot be taken for a ride because of the existence of the church and a strong Christianite vote outside. It will be like playing with fire. If India wants to do it, they will then have a problem in that. Haven't we been haven't we been doing the same thing for such a long time? It's not. I mean, we are cleaving people, and we are cleaving I'm in talking only society about at Christians. every level. So, church, may it be church or the mosque or the temple. I mean, we are doing it, and we are very No, systematically that are alienating. that are that are not main thing. You know, here 120 plus churches are destroyed and burned. Compared to that, number of temples is much less. That also is not a material fact for me, but they have, and as I understand what is likely to happen, the Pope was planning to visit India, which because of this he has cancelled. And if you would have seen the oath taking ceremony of the King of Britain, it is We in the name of church and the religion. So I don't think that the Christianity is that divided or that unpowerful compared to the minority here. see. I think in our last discussion also I said this, and I say it today that for what is nectar for our domestic consumption would be poison for overseas. So And one would only hope that the good sense prevails and this is contained. But that would need certain amount of foresight from the power that be, and that I am sorry I do not foresee as of now. आज की तारीख में मुझे वो दूरदृष्टि दिखाई नहीं दे रही है। हालाँकि मैं ये नहीं कहूँगा कि people don't understand it. I'm I'm sure people know what they're dealing with and what are the implications, but I do not see that understanding being translated on the ground, at least not till this moment. so it will be a seething volcano till then, waiting to erupt. I'm afraid I would concur with you. Very unfortunate. Anyway, thank you very Indeed. much. It was a very Thank you, sir. interesting discussion, uh, giving valuable insights into the ground realities, which Thank you, but sir. for your visit we would not have got the first hand account. तो आपकी
पास से जो नॉलेज हमें मिली, हमारे दर्शक मित्रों को भी जैसे वो मणिपुर या असम की सफर करके आए हो, इस तरह की भ्रांति शायद हुई होगी। और अपेक्षा रखते हैं देश के विशाल हित में कि ये जो भी है, जो भी मुश्किलियां है, जो भी डिफरेंसेस है, जो भी प्रोवोकेशन है, देश हित में ये कंटेन हो जाए। नहीं तो लोकसभा इलेक्शन सामने आ रहा है, दैट कैन ओनली प्रोवोक इट। एंड precursor to the Lok Sabha election, there are 4 elections where the ruling party, if faces the Waterloo, then it might further be there. We hope and pray this doesn't happen, and we remain a solid, one united India and face whatever are the problems coming on us. Thank you, friends. मजा आ थैंक्स। गया आज भट्टाचार्य बाबू को मिले, हम उनसे बातें जानी और सही मायने में मणिपुर क्या है वो जानने का हमें मौका मिला, और वो भी स्ट्रेट फ्रॉम द ओवन, सीधी सादी ताजी खबर हमें मिल गई। उसके लिए हम फिर एक बार भट्टाचार्य साहब आपका अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। दर्शक मित्रों, आपसे भी धन्यवाद कि आपने हमारा साथ दिया, हमारे साथ जुड़े। और मेरी रियल डिबेट की टीम जो है, जो इसके पीछे लगी रहती है, वो मेरी टीम के जितने भी सदस्य हैं उन सबका भी धन्यवाद। मिलेंगे दर्शक मित्रों कल एक नए सब्जेक्ट, नए विचार के साथ और चर्चा करते हैं। धन्यवाद।